दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख यूएस सेज इंडियाज डिजिटल सर्विसेज टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख साइबर टैक्स कॉनंड्रम डिजिटल सर्विस टैक्स कुड ऑफर एन इंटरिम सॉल्यूशन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। इन दिनों भारत का डिजिटल सर्विस टैक्स काफी चर्चा में है। दरअसल हाल ही में यूएसटीआर यानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत में लगने वाले कथित डिजिटल सर्विस टैक्स पर एक बार फिर से कड़ी आपत्ति जताई है। यूएसटीआर कार्यालय का कहना है कि भारत की डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने की प्रणाली अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के साथ भेद करती है और यह अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के अनुरूप भी नहीं है। आपको बता दें, भारत के डिजिटल सर्विस टैक्स यानी डीएसटी पर अमेजन, फेसबुक, गूगल जैसी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों ने आपत्ति जताते हुए यूएसटीआर कार्यालय से शिकायत की थी। इसके बाद यूएसटीआर कार्यालय ने भारत में ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% डीएसटी लगाने के मामले की न्याय संगतता पर जांच शुरू की थी। यूएसटीआर ने भारत के अलावा अन्य 9 देशों के खिलाफ भी ऐसी ही जांच शुरू की थी, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई। यूएसटीआर ने कहा है कि फिलहाल वह भारत के डिजिटल सर्विस टैक्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन उसने चेतावनी दी कि इसे लेकर वह अन्य सभी विकल्पों पर विचार करती रहेगी। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका भारत और अन्य 9 देशों से आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा सकता है। अमेरिका की यह चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि फ्रांस में अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगने से अमेरिका ने वहां की कुछ वस्तुओं पर 25% की दर से शुल्क लगा दिया है। ऐसे में चिंता है कि अमेरिका का यह कदम खास तौर पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की निष्क्रियता को देखते हुए डिजिटल सेवाओं के मोर्चे पर अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई की शुरुआत का संकेत दे रहा है। फिर भारत के मामले में यह जांच संभावित रूप से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सौदे पर असर डाल सकती है। ऐसे में इन तनावपूर्ण हालातों के बीच आइए पड़ताल करते हैं इस पूरे मामले की और जानते हैं भारत के डिजिटल सर्विस टैक्स से जुड़े हर पहलू के बारे में। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। 1 अप्रैल 2020 से जैसे ही भारत सरकार ने विदेशी डिजिटल कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया, भारत में काम करने वाली बड़ी डिजिटल कंपनियों में हड़कंप मच गया। नई व्यवस्था के मुताबिक इन कंपनियों को अब भारत में अपने ट्रेड और सर्विस पर मिले रेवेन्यू पर 2% की दर से टैक्स देना था। चूंकि भारत में डिजिटल सर्विसेज देने के मामले में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है, ऐसे में सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ना था। ऐसे में जून 2020 में इन अमेरिकी कंपनियों ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर कार्यालय में भारत के डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर शिकायत दर्ज की, जिस पर यूएसटीआर ने जांच की और अपनी रिपोर्ट पेश की। यूएसटीआर कार्यालय ने पाया कि भारत में डीएसटी भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय कंपनियों को छूट देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस टैक्स से बड़े पैमाने पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी प्रभावित होगी। जिन कंपनियों पर भारत की इक्वलाइजेशन लेवी लागू होगी, उनमें 72% अमेरिकी कंपनियां हैं। अनुमान है कि इसके चलते अमेरिकी कंपनियों के लिए कुल टैक्स बिल प्रति वर्ष 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो सकता है। यूएसटीआर ने निर्धारित किया कि भारत का डीएसटी अतार्किक, विभेदकारी और अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के खिलाफ है और यूएस कॉमर्स को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा यह यूएस ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत कार्रवाई योग्य भी है। आपको बता दें कि यूएस ट्रेड एक्ट की धारा 301 यूएसटीआर को किसी बाहरी देश द्वारा की गई अनुचित या भेदभावपूर्ण कार्रवाई
जो कि अमेरिकी वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, की जांच करने और उस पर प्रतिक्रिया देने का व्यापक अधिकार देती है। वर्ष 1974 के ट्रेड एक्ट के जरिए अपनाई गई यह धारा अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी राष्ट्रों पर टैरिफ या अन्य प्रतिबंध लगाने की इजाजत देती है। अमेरिका की हालिया कार्रवाई से दुनिया भर में एक बार फिर डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर बहस तेज हो गई है। तो आइए अब समझते हैं कि भारत का डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है। भारत ने अपने डिजिटल सर्विस टैक्स यानी डीएसटी के ऑपरेटिव रूप को 27 मार्च 2020 को अपनाया था। दरअसल डिजिटल टैक्स लगाने के लिए वित्त विधेयक 2020-21 में संशोधन करके इसे 1 अप्रैल 2020 से कानून बना दिया गया है। इसके जरिए भारत में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले व्यापार एवं सेवाओं पर 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी लगाया जाता है। यानी यह 2% डिजिटल सर्विस टैक्स भारत में दी जाने वाली विस्तृत डिजिटल सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला से उत्पन्न राजस्व पर लगाया जाता है। इसमें किसी कंपनी की खुद की डिजिटल प्लेटफॉर्म की सेवाओं, डिजिटल कंटेंट की बिक्री, कंपनी के अपने सामान की डिजिटल बिक्री शामिल है। साथ ही डेटा से जुड़ी सेवाएं, सॉफ्टवेयर सेवाओं और कई अन्य श्रेणियों की डिजिटल सेवाओं पर यह टैक्स लगाया जा रहा है। इसकी खास बात यह भी है कि यह टैक्स विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत में अर्जित आय पर लगाया गया है। यह टैक्स केवल अनिवासी या नॉन रेजिडेंट कंपनियों पर ही लागू होता है। यानी इस कर के दायरे में भारत में काम करने वाली दुनिया के सभी देशों की ई कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं। इसके तहत ई कॉमर्स ऑपरेटरों को प्रत्येक तिमाही के आखिर में टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य बनाया गया है। आपको बता दें कि डिजिटल सर्विस टैक्स के जरिए प्रभावी ढंग से इक्वलाइजेशन लेवी के दायरे का विस्तार किया गया, जो कि बीते साल तक केवल डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर ही लागू होती थी। गौरतलब है कि 2016 में सरकार द्वारा 6% इक्वलाइजेशन लेवी की शुरुआत की गई थी, जिसे आम भाषा में गूगल टैक्स के नाम से पुकारा जाता था। इसे ऐसे समझिए कि वर्तमान समय में ज्यादातर लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन ऑनलाइन करवा रहे हैं और इसके लिए वे ऐसी कंपनियों की सर्विसेज ले रहे हैं जिनका भारत में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी पीई नहीं है, जैसे फेसबुक आदि। इन कंपनियों का भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने पर जो मुनाफा ये भारत से कमा रही थी उस पर टैक्स नहीं लग रहा था, क्योंकि ये कंपनियां जो सर्विसेज दे रही थी उनका पेमेंट इन्हें ऑनलाइन मिल जाता था, जिससे भारत की सरकार इन ट्रांजैक्शनों पर टैक्स नहीं लगा पा रही थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट लाया गया। यह एक तरह से टीडीएस का ही रूप है, जिसके तहत जब भी कोई बिजनेस पर्सन ऐसे पर्सन या कंपनी को पेमेंट करता है जिसका भारत में कोई पीई नहीं है, तो वह पर्सन पेमेंट करने से पहले इक्वलाइजेशन लेवी काट लेता है और इसे सरकार को जमा करवा देता है। लेकिन 1 अप्रैल 2020 में इसका दायरा काफी विस्तृत कर दिया गया है। हालिया विवाद से यह टैक्स फिर से सुर्खियों में है, लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं इस मामले पर भारत सरकार का क्या पक्ष है। भारत ने डिजिटल सर्विस टैक्स के जरिए अमेरिका की कंपनियों को टारगेट करने के आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। सरकार इस संबंध में अमेरिका द्वारा अधिसूचित निर्णय की जांच करेगी और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए वाजिब कार्रवाई करेगी। भारत सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी को उचित और गैर भेदभावपूर्ण कर के रूप में वर्णित किया है, जो कि भारत के स्थानीय बाजार में काम कर रही सभी टेक कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है। भारत का कहना है कि इस टैक्स का मकसद भारत की कंपनियों के साथ साथ भारत के बाहर से संचालित कंपनियों के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में एक समान मौका सुनिश्चित करना है। यह किसी भी तरह से एक व्यवसाय के परिचालन के आकार या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। इसके अलावा भारत में स्थायी निवास वाली किसी भी कंपनी को इसके दायरे से बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसी कंपनियां पहले से ही भारत के स्थानीय कर कानूनों के अधीन हैं। भारत सरकार का कहना है कि वह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD
के एजेंडे के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि डिजिटल सर्विस टैक्स के विचार की पृष्ठभूमि क्या है। तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ती दुनिया के सामने पिछले एक दशक से डिजिटल टैक्स व्यवस्था बनाना और उसे लागू करना एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इस चुनौती के समाधान की जिम्मेदारी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD को दी गई। डिजिटल कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर कानून में सुधार के एजेंडे को औपचारिक रूप से OECD के बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS के अंतर्गत तैयार किया गया था। आपको बता दें, आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण यानी BEPS से आशय ऐसी टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिनके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का फायदा उठाकर कंपनियां अपने मुनाफे को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में ट्रांसफर कर देती हैं जहां या तो टैक्स होता ही नहीं और अगर होता भी है तो बेहद कम या नाम मात्र का। इसकी वजह से कंपनियां अपने मुनाफे को देश से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाती हैं और संबंधित देश की सरकार कर राजस्व से वंचित हो जाती हैं। BEPS को रोकने के लिए G20 देशों के एकजुट प्रयासों से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स यानी MLI के रूप में किया गया। भारत सरकार ने जून 2017 को इसकी पुष्टि की थी। उम्मीद है कि MLI यह सुनिश्चित करेगा कि मुनाफा जिस देश में कमाया जा रहा है उसी देश में उसके टैक्स का भुगतान भी किया जा रहा है, जिससे राजस्व हानि को कम किया जा सकेगा। आगे चलकर ई-कॉमर्स कराधान पर BEPS एक्शन 1 रिपोर्ट के जरिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मॉडल यानी SEP यानी महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल की अवधारणा लाई गई। इस अवधारणा का मकसद उन कंपनियों को देश के कर दायरे में लाना है जो भौतिक रूप से तो देश के बाहर उपस्थित होती हैं, लेकिन उनका व्यवसाय देश के अंदर भी होता है और ये कंपनियां संबंधित देश में अपने व्यवसाय के माध्यम से बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाती हैं। इसी अवधारणा के आधार पर भारत में भी SEP को अपनाया गया, यानी OECD के एजेंडे के मुताबिक भारत सरकार डिजिटल टैक्स की व्यवस्था बनाने और अपना राजस्व आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि BEPS की शुरुआत के 7 सालों बाद भी अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस देरी के कारण कई देशों को डर है कि उन्हें कर लागू करने के अपने अधिकार को खोना पड़ सकता है। इसलिए कई देशों ने या तो डिजिटल सेवा लागू कर दिया है या उन्होंने इससे जुड़े कानूनी बदलाव प्रस्तावित कर दिए हैं। जैसे भारत के अलावा कई अन्य देशों ने भी डिजिटल टैक्स लगाने की शुरुआत की है। मसलन 2019 में फ्रांस ने फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाए जाने को इजाजत दी। इस कानून को गाफा टैक्स नाम दिया गया, जिसका पूरा नाम गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेज़न टैक्स है। इसके अंतर्गत डिजिटल विज्ञापन, निजी डाटा की बिक्री आदि के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों पर 3% टैक्स लगाया गया। यह उन सभी कंपनियों पर लागू किया गया है जो हर साल दुनिया भर में $84 करोड़ यानी तकरीबन 5,823 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं। ऐसे ही डिजिटल सर्विस टैक्स न्यूजीलैंड की सरकार ने लगाया है। आज हालात यह है कि पिछले 1 साल से दुनिया के ज्यादातर देश डिजिटल कारोबार करने वाले उद्यमों पर डिजिटल टैक्स लगाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया के कुछ विकसित देशों की प्रमुख मल्टीनेशनल डिजिटल कंपनियां इस नए डिजिटल टैक्स के खिलाफ है। ऐसे में भारत के लिए डिजिटल सर्विस टैक्स लागू करना मुश्किल होगा। फिर DST से जुड़ी चिंताएं भी आशंका पैदा करती हैं। मसलन जानकारों का मानना है कि कंपनियों द्वारा DST का भार उपभोक्ताओं को ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि भारतीय ग्राहकों को इसे कर के रूप में भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन इसके कारण उन्हें सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जो इस कर को लागू करने के मकसद के विपरीत कंपनियों से उचित कर वसूल करने की बजाय ग्राहकों की चुनौतियों को बढ़ा सकता है। ऐसे ही USTR की जांच से प्रतिशोधी शुल्कों का खतरा पैदा हो सकता है, जैसा कि अमेरिका द्वारा फ्रांस पर लागू किया गया है। इसके अलावा यह डिजिटल ट्रेड वॉर जैसे परिदृश्य में बदल सकता है और भारत के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे एक चुनौती
दोहरे कराधान की पैदा भी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। डिजिटल दुनिया में कोई विक्रेता कहीं से भी अपने सामान की बिक्री कर सकता है। ऐसे में उस देश की सरकार को इस तरह के लेन देन पर टैक्स लेने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे विवाद ने जोर पकड़ा है, जरूरत है कि भारत बिना किसी दबाव में आए अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय, OECD और विश्व व्यापार संगठन के सामने न्याय संगतता के साथ मजबूती से अपना पक्ष पेश करें। इस विवाद से अलग हटकर देखें तो भारत सरकार तेजी से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में सरकार को अब एक और प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति में जरूरी बदलाव करने होंगे। तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल टैक्स की व्यवस्था को भी मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि भारत के डिजिटल टैक्सेशन की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की शर्तों के साथ एक रूपता होनी चाहिए। साथ ही DST को लेकर भारत द्वारा यथासंभव बातचीत की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बाधा ना बन जाए। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कराधान से संबंधित मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की बेहद जरूरत है। इसके लिए सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ आना होगा। ऐसी मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी उपयुक्त नियंत्रण करना होगा, जिन्होंने भारत को अपने उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। कई बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां टैक्स की चोरी करते हुए भारत में अपने उत्पाद बड़े पैमाने पर भेज रही हैं। ये कंपनियां इन उत्पादों पर गिफ्ट या सैंपल का लेबल लगाकर भारत में भेज देती हैं। ऐसी कंपनियों पर भी लगाम कसने की जरूरत है। नई ई-कॉमर्स नीति में अनुमति मूल्य, भारी छूट और घाटे के वित्त पोषण पर लगाम लगाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे सबको काम करने का समान मौका मिल सके। उम्मीद है कि इन सुधारों की ओर बढ़ने से डिजिटल सर्विस टैक्स भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम आधार बन सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत के डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में बताइए। भारत द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं? संभावित उपाय सुझाइए।